हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फास्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, लास्ट टॉपिक हमने तैयार किया है हमारा शिक्षा का निजीकरण, उसके पश्चात वैश्वीकरण और लाइन से सुविधा प्रदाता, सामाजिक संरचनाएं, सामाजिक स्त्रीकरण। ये सारे लेक्चर हमारी फास्ट आइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वह हमारी फोर्थ यूनिट का सेकंड लास्ट टॉपिक है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। मतलब जनसंख्या वृद्धि और इसका भारत में कैसे वितरण है, इससे संबंधित अवधारणाएं क्या है, यह कैसे बटा हुआ है, इन सबको आज हम डिटेल में समझेंगे। पहली चीज जो है हमको समझनी है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, बहुत अच्छी बात है। आंकड़े कहते हैं, ऑफिशियली आंकड़े नहीं आए अभी, भारत की जनसंख्या स्टार्ट नहीं हुई अभी, जनगणना होनी है सितंबर में, ऐसा बोला है केंद्र सरकार ने, 2021 में होनी थी। लेकिन एक्सपेक्टेड ऐसा ही है कि भारत अब विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, है ना। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर होगी? भारत की होगी, 135 करोड़ के लगभग, 135, है ना। 121 करोड़ भी हो सकती है ना। 100 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या वाले देश तो हम ऑफिशियली बन ही चुके थे 2011 में। भारत विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ पर पूरे विश्व की 17.5%, लगभग कितनी, 17.5% पॉपुलेशन निवास करती है। और इसमें भी बोला जाता है कि भारत में विश्व का हर छठवां इंसान रहता है, यानी विश्व का हर छठवां नागरिक इंडियन ओरिजिन का है या इंडियन है, ऐसा बोला गया है। तो ये बताया गया है कि भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, जनसंख्या की वृद्धि हुई है, जनसंख्या एक रैपिड दृष्टिकोण से बढ़ी है। तो ये जनसंख्या कैसे बढ़ी, किस पैटर्न से बढ़ी, क्या तरीके से, क्या कारण रहे इसके बढ़ने के, क्या हमेशा बढ़ती रही, कभी घटी है, किन दशकों में जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई और क्या उसके वाइस वर्सा इफेक्ट रहे, वो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जनसंख्या ग्रोथ क्या है, जनसंख्या वृद्धि। सबसे पहले आपका टर्म है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या होता है? किसी विशेष राज्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं, है ना। सबसे पहले समझेंगे कि जनसंख्या क्या है। तो एक स्पेसिफिक राज्य में रहने वाले लोगों की संख्या को, है ना। जनसंख्या मतलब क्या, कि मान लो कि ये भारत है, ये भारत है, इसमें जितने भी लोग रहते हैं जो यहाँ के निवासी हैं, वह क्या कहलाएगी, यहाँ की जनसंख्या कहलाएगी। तो ये सबसे पहले आपसे बेसिक सी डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है। तो किसी भी राज्य क्षेत्र में निवासरत लोगों की संख्या को उस क्षेत्र की क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। इसे 10 लाख के हिस्से में मापा जाता है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य है एक निश्चित समय के बाद जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन। अब आपका जो टर्म आया, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि मतलब क्या, कि मान लो वृद्धि क्या होती है, वृद्धि होती है कि पुराने सेगमेंट की तुलना में नए सेगमेंट में कितना परिवर्तन आया, कितना विकास हुआ। मान लो 5 बढ़कर 6 होता है, तो ये कितने की वृद्धि हुई, 1 की। 5 से 6 होने में हमने क्या किया, 6 माइनस 5 किया, तो यानी 1। यानी अपनी भूतपूर्व अवस्था से वर्तमान अवस्था में आने के लिए जो भी परिवर्तन हुआ, जो भी इंक्रीमेंट हुआ, वह क्या कहलाई, उसकी वृद्धि कहलाई। वैसे जनसंख्या वृद्धि मतलब क्या, जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के पश्चात, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। जैसे कि एक जगह की जनसंख्या 1000 है, 1 साल के बाद यह जनसंख्या 1200 हो जाएगी, तो उसकी जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई, 200 हुई। परसेंटेज कितनी हुई, 200 का परिवर्तन मूल 1200 गुणे 100, ये कर देंगे, ये भाग दे देंगे, तो तेरे परसेंटेज में क्या हुई, वृद्धि हुई, ठीक है ना। तो ये चीज 1000 में करेंगे, 20% की वृद्धि हुई, है ना। 20% की वृद्धि हुई तो ये क्या कहलाएगी, जनसंख्या वृद्धि दर 20%, ठीक है ना। तो एक निश्चित समय के बाद जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन को क्या बोलेंगे, जनसंख्या वृद्धि बोलेंगे। अगला प्रश्न क्या, अगला क्या है, प्राकृतिक प्रतिशत क्या है, मतलब नेचुरल परसेंटेज क्या होती है, मतलब जनसंख्या वृद्धि की प्राकृतिक दर क्या होती है। जनसंख्या वृद्धि की प्राकृतिक दर का मतलब क्या, कि नेचुरली बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के किसी भी देश में या किसी भी राज्य में जनसंख्या किस तरीके से बढ़ रही है। तो यह देखा जाता है जन्म दर और मृत्यु दर में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसमें प्रवास का प्रभावी नहीं होता, मतलब
कि मान लो एक जगह है इंदौर, इंदौर में कितनी डेथ हो रही हैं और कितनी बर्थ हो रहे हैं, कितनी जन्म हो रहे हैं। इन दोनों के अंतर को क्या कह लेंगे, जनसंख्या वृद्धि, मतलब कितने नए सदस्य जुड़े हैं और कितने पुराने सदस्य एलिमिनेट हो गए। इसमें वो नहीं देखा जाएगा कि कितने नए लोग यहाँ पर आके रहने लगे जो यहाँ नहीं जन्मे हैं, वो वहाँ की बर्थ रेट और डेथ रेट्स के काउंट किया जाएगा। यह क्या कहलाएगी, नेचुरल परसेंटेज कहलाएगा, प्राकृतिक वृद्धि कहलाएगी जनसंख्या की। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि मतलब क्या, जन्म दर और मृत्यु दर में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर निकाला जाता है। हाँ, ये जो होती है ये निकाली जाती है बर्थ रेट प्रति 1000 प्रति ईयर, बर्थ रेट प्रति 1000 प्रति ईयर, ठीक है। वास्तविक वृद्धि दर क्या है इसकी, रियल ग्रोथ रेट, ये देखो वास्तविक वृद्धि दर। अब ये दिखाता है कुल जनसांख्यिकी में परिवर्तन को दिखाता है। इसमें प्रवास को शामिल किया जाता है, जन्म दर, प्रवास में मृत्यु दर, ठीक है ना, इसमें प्रवास को शामिल किया जाता है। यह कुल जनसांख्यिकी में परिवर्तन को मापता है, इसमें प्रवास को शामिल किया जाता है। मतलब जन्म दर में प्रवास को जोड़ दिया जाता है, जो प्रवास यहाँ पर आया है, और मृत्यु दर में भी प्रयास को जोड़ दिया जाता है, जो व्यक्ति यहाँ से गए हैं। जो व्यक्ति जुड़े हैं उनको जन्म दर प्रवास में जोड़ दिया जाता है, जो व्यक्ति यहाँ से गए हैं उनको मृत्यु दर प्रवास में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो लोग यहाँ से नहीं चले गए हैं। तो वास्तविक वृद्धि दर, रियल ग्रोथ रेट क्या कहलाती है, यह टोटल डेमोग्राफिकल में चेंज दिखाया जाता है। इसका मुख्य कीवर्ड होता है कि इसमें माइग्रेशन को शामिल किया जाता है, प्रवास को शामिल किया जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या कहलाती है, किसी देश का जनघनत्व। अब यहाँ से आपका सिलेबस शुरू होता है, रियल सिलेबस यहाँ से है। जनघनत्व, जनघनत्व मतलब क्या, किसी देश या क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर, यहाँ एक टर्म मिला पर वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर या पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाली पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जनघनत्व। कितना है इंडिया का 2011 की जनगणना के हिसाब से, और मध्य प्रदेश का कितना है 2011 की जनगणना के हिसाब से, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये लिखाइए, सॉरी नीचे 382 है। ये कैसे निकाला जाता है, क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल, मतलब द एरिया, मतलब अपॉन पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, अपॉन एरिया ऑफ एन रीजन, ऑफ ए रीजन, ठीक है ना। रीजन, REGION, ये वाला रीजन नहीं, ठीक है ना। तो किसी क्षेत्र की निश्चित भौगोलिक क्षेत्र 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाली कुल जनसंख्या को उस क्षेत्र का क्या बोलते हैं, जन घनत्व बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। ये टर्म आपके एग्जाम में आ सकती है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 है, 382 है, ये आपको याद करना है। मध्य प्रदेश का भी आपको याद करना है। ये देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी होने के अलग अलग कारण होते हैं। अब देखिए, कहीं पर जनघनत्व बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पर जनघनत्व बहुत कम होता है। यह अलग अलग देशों का अलग अलग होता है। कैसे, बात समझिए। मान लीजिए कि एक परिस्थिति है आपकी लद्दाख वाली, एक परिस्थिति है आपकी यूपी वाली। यूपी में फर्टाइल लैंड है, क्लाइमेट कोजी कोजी सा है, प्लेन है पूरा, वाटर अवेलेबिलिटी है, एग्रीकल्चर लैंड है और बिजनेस है, और रिलीजियस प्लेसेस भी हैं। तो ऑब्वियसली इतने सारे कारण अगर यूपी में है तो वेरी डेंस यूपी में ये सब चीज़ें, तो यूपी बहुत ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य है। आप देख रहे हैं यूपी, महाराष्ट्र डार्क रेड है बिल्कुल, है ना, बंगाल, बिहार, ये बहुत ही ज़्यादा डेंस्ड है क्योंकि यहाँ पर ये सारी सुविधाएं हैं। एमपी, राजस्थान, गुजरात कंपेटिवली कम है। और कम कौन कौन से हैं, मतलब छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, केरला, ठीक है ना। ये सब आपके मिड मध्यम घनत्व वाले, मध्यम जनघनत्व वाले हैं। और हाई डेंसिटी वाले ये हैं। दिल्ली सबसे ज़्यादा डेंस है, बहुत ज़्यादा, 11,000 से ज़्यादा है पॉपुलेशन डेंसिटी। और रियल डेंसिटी वाले कौन से हैं, अरुणाचल मिल गया, लद्दाख, हिमाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, है ना। ये सब आपके रेयर टू रेयर डेंसिटी वाले हैं। इसमें भी
राजस्थान वाले एरिया में ये कक्ष वाला रीजन होगा ना, कक्ष वाला जो मरुस्थल वाला रीजन है, ये भी लो डेंसिटी है, कम घनत्व वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही विषम मौसमी परिस्थितियां पाई जाती हैं, जीवन आसान नहीं है। आपको लगता है कि लद्दाख घूम लो मजा आ जाएगा, लद्दाख घूमने में मजा तो आता है, बस घूमने में मजा आता है। वहां अगर आप परमानेंट रह के देखो तो आपको समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश कितना प्यारा है ना। वहां रहा नहीं जा सकता, 3-4 दिन की ट्रिप मार के चले आओ, नाइट व्यू ले आओ, रोज रोज नाइट व्यू लोगे तो तुम्हारे दिमाग खराब हो जाएगा, समझ रहे। तो ये सब घूमने के लिए सही है, रहने के लिए वहाँ जीवन बहुत कठिन है, पहाड़ों में जीवन बहुत कठिन है ना, रेगिस्तान में जीवन बहुत कठिन है, और यहाँ पर भी ये भी पहाड़ी इलाका नॉर्थ ईस्ट वाला, यहाँ भी जीवन कठिन है। तो कठिनाई पूर्वक जीवन जीने से अच्छा है मैदानों में रहा जाए। मैदान भले ही घने बसे हों, लेकिन आपको मौसमी परिस्थितियाँ अच्छी उपलब्ध कराते हैं। ठीक, तो ये अलग अलग रीजन है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है? बिहार में है 1106, बंगाल में है, केरला में है। ये आपके जनघनत्व वाले मैक्सिमम जनघनत्व वाले राज्य हैं। बिहार में 1106, यहाँ पर 1028, है ना, बहुत हैवी पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार और बंगाल की। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले राज्य कौन कौन से हैं भारत में? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। ये बहुत ही लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाले राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। यहाँ पर बहुत ही 1 वर्ग किलोमीटर में, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कम से कम लोग रहते हैं, और वहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। और ओवरऑल सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ का है? दिल्ली। दिल्ली का पॉपुलेशन डेंसिटी सर्वाधिक है, राज्य और यूटी मिलाकर। ठीक, अब देखिए हमने अभी पढ़ा था पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि हमने पढ़ी थी, यानी एक निश्चित वर्ष में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। वैसे तो 1871 में शुरू हुई थी जनसंख्या, लेकिन उसके बाद नियमित रूप से गणना 1881 के बाद से होने लगी थी, लॉर्ड मेयो ने करवाई थी, है ना। वो तो ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे कि दशक अनुसार हर दशक में जनसंख्या वृद्धि में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम 1901 से अगर हम प्रारंभ करें तो 1901 में हमारी जो संख्या थी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहरा, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 23 करोड़, लगभग 23 करोड़ जनसंख्या थी हमारी। कब? 1901 में। 1901 में हमारी जनसंख्या 23 करोड़ थी, और इसमें हमने एनुअल ग्रोथ रेट नहीं लिया क्योंकि उसके पहले से हमने ज़्यादा मान्य नहीं किया। और 1911 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 25 करोड़ 20 लाख लगभग, है ना। और ये पुरानी से कितनी बढ़ी? 1 करोड़ 36 लाख बढ़ी। और एनुअल ग्रोथ रेट कितना था? वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? 0.56%, है ना। हम कितनी ग्रोथ से बढ़े? एनुअल ग्रोथ क्या थी? 0.56%। इसके बाद 1921 में हमारी जनसंख्या कम हुई है, आप देखेंगे 25 करोड़ 13 लाख। 1911 में कितनी थी? 25 करोड़ 20 लाख। कितनी थी? 25 करोड़ 20 लाख थी, 25 करोड़ 20 लाख थी, अब 25 करोड़ 7 लाख है, यानी 7 लाख की कमी आई। तो ये एक महान विभाजक वर्ष है, महान विभाजक दशक 1911 से 1921। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोलते हैं इसको, ग्रेट डिवाइडिंग डिकेड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय पहली बार भारत की जनसंख्या नकारात्मक गई। क्यों गई? इसके भी कारण है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, अकाल पड़ा था, फेमाइन पड़ा था, और स्वास्थ्य सुविधाएं थी नहीं, अनाज के रेट महंगे हो गए थे, और मॉनसून विफल हो गया था, और जो रिजर्व में ग्रेन्स रखे थे उसको अंग्रेजों ने भेज दिया था कहाँ? लंदन और ब्रिटेन, मतलब जहां सैनिक लड़ाई कर रहे थे उसके लिए सुरक्षित रख दिया, समझ रहे। अब देखते हैं 1931 के बाद यहाँ से हमारा ग्रेट डिवाइडिंग ईयर शुरू होता है 1911 से 1921 तक। उसके बाद 1931 में हमारी जनसंख्या हो जाती है 27 करोड़
2 करोड़ की वृद्धि, और वृद्धि दर है 1.04। ये उतनी ज्यादा काम की नहीं है। आपको याद रखना है कि किस दशक में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है ये 2.22। आप देखेंगे कब, जब हमारा देश आजाद होता है 1951, तब हमारे देश की आबादी लगभग 36 करोड़ रहती है, 36 करोड़। और वर्तमान में लगभग कितनी जा रही है, 135 करोड़ अनुमान लगा रहे हैं। सोचो 100 करोड़ बढ़ गई आजादी के 75 सालों बाद। 100 करोड़ है ना, 135 करोड़ अनुमानित है। अभी तो आएगा सेंसस का आंकड़ा, ये अनुमानित है, समझे। 2021 में 135 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। तो ये 1961 में हुई है 43 करोड़, वृद्धि कितनी हुई 7 करोड़ 81 लाख, और डिकेड ग्रोथ कितनी 1.96। अब 1961 से 1971 इसमें कितनी हुई, 43 से 54 करोड़ हुई, और यह वृद्धि थी 10 करोड़ की, और एवरेज कितना था 2.22। यानी परसेंटेज वाइज अगर देखें, परसेंटेज वाइज अगर देखें तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर किस में रही है, 1961 से 71। और यह MPPSC 2019 का क्वेश्चन है प्री का, कि किस दशक में वार्षिक वृद्धि दर भारत की सर्वाधिक रही है। तो 61 से 71 के मध्य 2.22 रही है, सही बात है ना। अब 1907 क्यों रही, इस साल सबसे ज्यादा वृद्धि दर क्यों रही, एक तो स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार हो गया था तो मृत्यु दर में कमी आई थी, अकाल बंद हो चुके थे, हरित क्रांति हो चुकी थी, है ना, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ चुका था, उपरोक्त कारण थे, परिवार नियोजन था नहीं, है ना, परिवार नियोजन था नहीं, तो इन सब कारणों से बढ़ा। अब 1971 से 1981 68 करोड़ हो गए, 13 करोड़ की संख्या बढ़ी, और वृद्धि दर कितनी थी 2.20। 1991 में 68 से कितना माना गया 84, सोचो कितना बड़ा है 84, 16 करोड़ की संख्या बढ़ी, और ये भी अपने आप में टॉप था 2.14। अब देखना जो औसत वार्षिक वृद्धि दर है वो धीरे धीरे कम आने लगेगी। क्यों, क्योंकि सोसाइटी में अब अवेयरनेस आ गई है, औसत बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। अब देखना 2001 में जनसंख्या हमारी 100 करोड़ को पार कर जाती है, 102, 1 अरब 2 करोड़ 87,37,436, 1.95 ग्रोथ। अब देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी डेकेड में जुड़ गई, कितनी 18 करोड़ 23 लाख, 18 करोड़ 23 लाख। तो आपसे क्वेश्चन यही बनेगा कि किस दशक में सबसे ज्यादा नवीन जनसंख्या भारत में जुड़ी थी, या भारत में किस दशक में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि जोड़ी गई थी, दर नहीं, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस दशक में जोड़ी गई। सबसे ज्यादा जनसंख्या जुड़ी है 1991 से 2000 के मध्य, कितनी 18 करोड़ 23 लाख 16,397। इसके बाद 2001 से 2011 जो आता है इसमें वृद्धि दर हमारी 1.62 हो जाती है, जनसंख्या 1 करोड़ 21 लाख होगी, 1 अरब 21 करोड़ 1,93,422 होगी, और नवीन जनसंख्या जुड़ी है 18 करोड़ 14 लाख। तो ये पीक हमारा 18 करोड़ 23 लाख था। अब इससे कम ही जुड़ेंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अभी तक देखते हैं क्या होगा, नया आंकड़ा निकलेगा, लेकिन अभी तक जो सबसे ज्यादा जनसंख्या जुड़ी है वह जुड़ी है 18 करोड़ 23 लाख 16,397। यह सबसे ज्यादा जनसंख्या जोड़ी गई थी किस दशक में, 1991 से 2001 के मध्य। आपने इस पूरी चीज से समझा कि हमारी सबसे पहले सबसे महान विभाजक ईयर, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कब था, 1911 से 1921। सबसे ज्यादा वृद्धि दर किस दशक में देखने को मिली, ये वाला 2.22, 61 से 71 के दरमियान। और सबसे ज्यादा नवीन जनसंख्या जुड़ी, न्यू पॉपुलेशन ऐड हुई कब, 1991 से 2001 के मध्य, है ना। हाँ चलो ठीक है, ये हो गया। यही है, 1901 में हमारी जनसंख्या थी 23 करोड़, 1911 में 25 करोड़, 21 में 25 करोड़ वो घट गई, 31 में 27, 41 में 31, 51 में 36, 61 में 43, 71 में 54, 81 में 68, 91 में 84, 2001 में 1 अरब 2 करोड़, 2011 में 121 करोड़। अब कहते हैं 135 करोड़ से ज्यादा होने वाली है। ये देखिए ये अलग अलग प्रकार का ग्राफ बना है, पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया, है ना। ये वही यहाँ पर 22 करोड़ के पास है, ये भी 22-23 करोड़ के पास है, ये घट गया, ये 27-28 करोड़ था, ये जाके आपका 121 करोड़ पहुंच गया है ना।
तो ये अलग अलग प्रकार से ऐसे ऐसे आपको चित्र बना लेने हैं, ये पेपर में आपको काम आएंगे। अब इंडियाज पॉपुलेशन में डिक्लाइन बाई 4 पार्ट। डिक्लाइन नहीं, डिस्क्राइब है ना। हम भारत में जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है उसको 4 आधार पर बांट सकते हैं, है ना, उसको 4 फेजेस में उसको बता सकते हैं कि कैसे कैसे बढ़ी है, किस प्रकार बढ़ी है। इसको हम 4 फेजेस में कर सकते हैं। पहला फेज था निम्न एवं नकारात्मक जनसंख्या का काल 1901 से 1921। दूसरा था धीमी जनसंख्या वृद्धि की अवधि वाला काल 1921 से 1951। तीसरा था कम जनसंख्या वृद्धि वाला 1951 को छोड़कर, और एक था जनसंख्या वृद्धि में गिरावट की अवधि 1981 से 2011। इस 4 फेजेस हैं। तो इन 4 फेजेस में हम जनसंख्या वृद्धि को समझ सकते हैं। पहला फेज था 1921 से 1921, लो एंड डेसिपेटिव पब्लिक एक्सेप्शन ईटीसी। क्या था इस समय? बहुत ही निम्न मृत्यु दर, वो थी मृत्यु दर उच्च थी और जीवन स्तर बहुत ही खराब था, है ना। इसमें बहुत ही धीमी गति से बढ़ा है। आपने देखा कि एक समय तो नकारात्मक हो गया था। इसमें हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट था। हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, क्यों? क्योंकि फेमाइन बहुत पड़ रहे थे, एपिडेमिक आई थी, महामारी आई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, वेव नहीं वर्ल्ड वॉर। हाई मोर्टेलिटी रेट था, उच्च मृत्यु दर थी। ये समस्त कारण थे जिस कारण ये वाला फेज आया था इस समय। और इस समय ही हम देखेंगे 1911 से 1921 में क्या था, वाज अ ग्रेट ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन, वही महान विभाजक ईयर ही आया था। सेकेंड फेज है 1921 से 1951 के बाद। इस समय आप देखेंगे लिमिटेड ग्रोथ रेट हुआ था, वही सीमित संख्या में बड़े थे। 25 से पहले 27 हुआ 31 में, 27 से 31 और 31 से 36, मतलब बहुत ही धीमी गति से जनसंख्या बढ़ी थी। क्यों? क्योंकि इस समय भी बर्थ रेट हाई था और मोर्टेलिटी रेट भी हाई था कंपेरेटिवली, हेल्थ सर्विसेज थी नहीं, और भारत विभाजन हुआ था, तो दंगे वंगे में भी लोग बहुत ज्यादा मर गए थे, है ना। तो ये सेकंड फेज था 1921 से 1951। अब जो थर्ड फेज आएगा, थर्ड फेज, इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। कब से कब का फेज है ये? 51 से 81 का। इसमें ग्रोथ बहुत ऊपर गई है, हाई स्पीड ग्रोथ। दो सोचो, 36 करोड़ से 68 करोड़ पहुंच गए, है ना। क्यों? क्यों हुई इतनी ग्रोथ? क्योंकि एक तो हम आजाद हुए थे, परिवार नियोजन था नहीं, फैमिली प्लानिंग कुछ थी नहीं, इसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज आ चुकी थी, महामारी अब होती नहीं है उतनी ज्यादा, महामारी नहीं आई, ग्रामीण जनसंख्या थी, मनोरंजन के साधन नहीं थे, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। अब कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में ज्यादा बच्चे चाहिए होते हैं, है ना। तो ये सारे कारण रहे, बहुत ज्यादा हाई स्पीड में जनसंख्या बढ़ी। अब जो फोर्थ फेज आया, इसमें जनसंख्या तो बहुत बढ़ी लेकिन धीमी गति से बढ़ी, उसकी स्पीड कम हो गई, मतलब जो परसेंटेज था वो बहुत धीमा हो गया। लेकिन ऐसा है ना कि 5 को 10 होने के लिए 5 ही चाहिए, है ना, और 10 को 20 होने के लिए 10 चाहिए। अगर इसमें 5 ही जोड़ें तो ये 15 ही रह जाएगा, यानी ये दोगुना हुआ सिर्फ 5 जोड़ के, और इसको दोगुने होने के लिए 10 चाहिए। तो ऐसे ही ये अपने पास हो तो गए थे 1000, अब 1000 को 2000 होने के लिए 1000 और चाहिए, लेकिन ये कितने ही हो पा रहे हैं? 500 हो पा रहे हैं। पहले 500 को 1000 होने के लिए सिर्फ 500 ही चाहिए थे, तो 1000 हो गए थे, तो ये स्पीड अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर स्पीड कम हो गई, वही चीज़ हुई, स्लो स्पीड रेट हो गया। लेकिन हमारे पास पहले से ही इतनी ज़्यादा जनसंख्या थी कि उसमें अगर 1% की वृद्धि, अब सोचो 1 करोड़ में 1% बढ़ा दिया जाए, 1 अरब में 1% बढ़ा दिया जाए, तो करोड़ों की जनसंख्या बढ़ जाती है, समझ रहे? वही चीज़ हुई। फैमिली प्लानिंग आ चुका था, तो हर फैमिली ने अपनी अपनी प्लानिंग शुरू किया, 2 बच्चों का नारा,
है ना, 2 बच्चे ही अच्छे, जागरूकता और बहुत नवीन तकनीकें, परिवार नियोजन की बहुत साधन, मनोरंजन के साधन, है ना, स्वस्थ परिवार नियोजन, और भी बहुत सारी चीजें मार्केट में आ चुकी थी, जिस कारण जनसंख्या वृद्धि दर तो धीमी हुई, लेकिन जनसंख्या हमारी 121 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अब जनसंख्या वितरण आपका अगला टॉपिक है। ठीक है, जनसंख्या वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब देखिए, जनसंख्या वितरण को दो तरीके से बांटा गया है। एक, राज्य के अनुसार, एक क्षेत्र के। अब देखो, राज्य के अनुसार मतलब क्या, कि किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। अब देखो, राज्य के अनुसार 3 प्रकार के राज्य होते हैं, आपको हमने बताया था। उच्च जनसंख्या वाले राज्य, मध्यम जनसंख्या वाले राज्य, निम्न जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। तो ये कौन कौन से हैं? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल। मध्यम वाले कौन से हैं? एमपी, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, है ना। निम्न वाले कौन से हैं इसमें? हाँ ठीक है। और निम्न वाले कौन से हैं? गोवा, गोवा नहीं, सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, है ना। ये आपके निम्न जनघनत्व वाले राज्य हैं। तो राज्य के हिसाब से इस प्रकार से बांट सकते हैं। मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट में कौन से आते हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब आते हैं। लो पॉपुलेशन डेंसिटी में कौन से आते हैं? वही आपके अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, वही आते हैं। अब एरिया वाइज कैसे, देखो, क्षेत्रानुसार, ऐसे क्षेत्र जहां पर आते हैं उच्च घनत्व वाले क्षेत्र, जहां पर जन घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में 250 से ज्यादा व्यक्ति रहते हो, ऐसे क्षेत्रों क्या बोलेंगे? उच्च घनत्व वाले क्षेत्र बोलेंगे। तो इसका क्राइटेरिया है कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 250 से ज्यादा होनी चाहिए। कौन कौन से हैं? दिल्ली है, चंडीगढ़ है, बिहार है, यूपी है, बंगाल है ना, बंगाल है। ये सारे राज्य उच्च जनघनत्व वाले राज्य हैं। तो ये एरिया वाइज हमने दो तरीके से बांटा था, एक स्टेट वाइज और एक एरिया वाइज। अब दोनों में वैसा ही है, हाई, मीडियम और लो। इसमें तो सीधे सीधे राज्यों के नाम लिख देना है। इसमें है 250, इसमें है 100 से 250, 250, और इसमें 100 से कम। ठीक, जहाँ पर 250 पर स्क्वायर किलोमीटर में प्रति व्यक्ति रहता है वह कहलाता है उच्च जनघनत्व वाला, या दिल्ली, चंडीगढ़, ये सारे राज्य। इसके बाद जो दूसरा है वह है जनरल पॉपुलेशन, 100 से 250, यहाँ पर 100 से 250 के बीच रहते हैं लोग, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे राज्य क्या कहलाएंगे? सामान्य जन घनत्व वाले राज्य कहलाएंगे। इसके बाद लो पॉपुलेशन वाले कहलाएंगे यहाँ 100 से कम हो, 100 से कम हो, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम वाला क्षेत्र जहाँ होगा वह लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य कहलाएगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, अंडमान निकोबार, ये सब चीजें। ठीक है ना। इसके बाद फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण होते हैं? तो सामाजिक कारण भी होते हैं, आर्थिक कारण भी होते हैं, भौगोलिक कारण भी होते हैं, सांस्कृतिक कारण भी होते हैं, और स्वास्थ्य वाले कारण भी होते हैं, और वैश्वीकरण भी होता है। बहुत सारे कारण हैं, तो इनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है, सीधा सीधा 10 नंबर का सीधा सीधा प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि के कारक लिखिए, फैक्टर्स लिखिए। तो देखिए, पहला फैक्टर क्या है? चलिए सामाजिक कारण में चलते हैं। सामाजिक कारण है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, सही बात है। संयुक्त तो परिवार प्रथा है, हमने विस्तार से पढ़ रखा है संयुक्त तो परिवार। संयुक्त परिवार में बच्चे पल जाते हैं आसानी से। अगर न्यूक्लियर फैमिली हो तो वो एक बच्चे से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, 2 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, उनको कौन संभालेगा, कौन केयर करेगा। संयुक्त परिवार में तो पता ही नहीं चलता, बच्चे पल जाते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, बुआ, है ना, मौसी, कोई भी पाल लेता है। तो संयुक्त परिवार होने से बच्चे ज़्यादा कर लेते हैं लोग।
चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज में क्या होता है, चाइल्ड मैरिज होने से सेक्सुअल इंटरकोर्स जल्दी प्रारंभ हो जाता है और बच्चे ज़्यादा पैदा होने लग जाते हैं और वो समझदारी भी नहीं रहती, जिस कारण जनसंख्या बढ़ जाती है। दूसरा, नेसेसिटी ऑफ मैरिज, ये भी है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे समाज में शादी होना आवश्यक माना गया है। शादी एक क्या है, संस्कार है ना। और ये अगर नहीं होता तो जो चार पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ फुलफिल नहीं हो पाएंगे अगर आप विवाह नहीं करेंगे, है ना। तो शादी की बिल्कुल आवश्यकता मानी जाती है। लो लेवल ऑफ एजुकेशन, समाज में शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। तो इस प्रकार से ये सामाजिक कारण है ना। धार्मिक कारण क्या है, डिजायर टू हैव अ सन, पितृसत्तात्मक समाज होती है और सबको पुत्र रत्न की प्राप्ति करना होता है। अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, है ना, अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है, अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है तो वो लोग लगातार पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं, है ना। जैसे मेरे यहाँ एक अंकल जी हैं, मेरे यहाँ यहीं पड़ोस में एक अंकल जी हैं, उनकी 7 बेटियां हैं, है ना। 7, 7 नहीं, हाँ 7 ही हैं। 7 बेटियां, क्यों, क्योंकि उनको लग रहा था कि हर बेटी के बाद एक बेटा पैदा, कम से कम एक लड़का तो होना चाहिए। 7 बेटियां हैं उनकी, तो उन्होंने 7 की जनसंख्या बढ़ा दी, 2 ही कर लेते, दोनों अच्छे से पालते, कोई दिक्कत नहीं, है ना। जोग्राफिकल रीजन क्या है, हॉट क्लाइमेट। अब देखिए हॉट क्लाइमेट मतलब क्या, हॉट क्लाइमेट होने से जो मैच्योरिटी है वो जल्दी आ जाती है, अर्ली एज में आ जाती है। बेबी होल्डिंग कैपेसिटी या चाइल्ड होल्डिंग कैपेसिटी लड़कियों में जल्दी जनरेट हो जाती है ना। यूरोप जैसे ठंडे क्लाइमेट है वो देर से होता है, हमारे यहाँ जल्दी हो जाता है, लगभग 13-14 साल में ये वाली क्षमताएं आ जाती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक जोग्राफिकल कारण ये भी है। सेकंड, फर्टाइल लैंड है हमारे यहाँ, नदी घाटियाँ हैं। इससे क्या होता है बताते हैं। इससे होता ये है कि इससे एग्रीकल्चर बहुत ही प्रॉस्परस है, तो बच्चे पालने में समस्या नहीं है ना, केयरिंग में इसकी समस्या नहीं होती। साथ ही वर्क फोर्स चाहिए, वर्क फोर्स चाहिए खेतों में काम करने के लिए, तो इस वजह से ये वाली चीज़ होती है। आप देखेंगे जहाँ जहाँ भर खेती के मैदान और नदियाँ होगी, नदी घाटी होगी, रिवर वैलीज होगी, वहाँ पर पॉपुलेशन डेंस मिलेगी। चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लो, गंगा के किनारे देख लो, चीन में देख लो, नदियों के किनारे हैं, पीली नदी के किनारे ही बहुत बड़ी है, दजला फरात, है ना, यूक्रेटस और टिग्रिस, वहाँ पर नाइल रिवर के किनारे देख लो, चाहे अमेजन के किनारे देख लो, सारी नदियों के किनारे ही ये होता है, ठीक है ना। इसके बाद जोग्राफिकल कारण हो गए आपके। इकोनॉमिक रीजन क्या है, गरीबी, गरीबी का कारण व्यक्ति क्या चाहता है, 4 बच्चे, यानी क्या हो गए उसके वर्कर हो गए, आगे जाकर काम देंगे, कमाना देंगे, है ना, गरीबी का कारण। सेकेंड, वह नसबंदी जैसी चीज़ें नहीं करा सकता, इतना गरीब है। तीसरा, वह फैमिली प्लानिंग संबंधी, फैमिली प्लानिंग वाली किट्स नहीं खरीद सकता, जैसे कॉन्डम्स हुए, है ना, गर्भ निरोधक हुए, क्यों यूज करेगा, नहीं करेगा, उसके पास पैसे ही नहीं है ना। तो ये सारी इकोनॉमिक रीजन है, क्योंकि उसके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है और वो काम के लिए बच्चे चाहता है। पॉलिटिकल रीजन क्या है, पॉलिटिकल रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो पहला पॉलिटिकल रीजन क्या, कि एक ठोस जनसंख्या नीति नहीं बनाई गई, है ना, ठोस जनसंख्या नीति नहीं बनाई गई। अब दूसरा क्या होता है, जनसंख्या सिर्फ जन्म दर से नहीं बढ़ती, जनसंख्या बढ़ती है प्रवासियों के आने से भी। मान लो बांग्लादेश से 1 करोड़ लोग आ जाए तो हमारे देश की जनसंख्या एक झटके में 1 करोड़ बन जाएगी, बढ़ जाएगी, जबकि वो बढ़ने में लगते लगभग 10 साल लगते, है ना। ये बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के हुआ, और सरकारें उनको मान्यता भी दे देती हैं अवैध रूप से, उनके क्या बोलते हैं उनको, राशन कार्ड जारी कर देंगी, वोटर आईडी बनवा देंगी, क्यों, क्योंकि वो उनको वोट देंगे। तो ये अराइवल ऑफ माइग्रेशन वर्कर्स, जैसे बांग्लादेश से अवैध प्रवासी आना, आप देखो इन्होंने असम, त्रिपुरा, मेघालय,
इनकी डेमोग्राफी ही चेंज कर दी है ना। तो ये राजनीतिक कारण भी होते हैं जनसंख्या वृद्धि के। इस पर अन्य कारण क्या है? अन्य कारण ये भी है कि परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता है, मनोरंजन के साधनों का अभाव रहता है, जीवन में सामान्य रुचि नहीं रहती है, फिल्में और मीडिया साहित्य होती है। जीवन में सामान्य रुचि मतलब कि इनको बच्चे बढ़ाने में ही मजा आ रहा है, बोले हम बच्चे बढ़ाएंगे ही, ये भगवान की देन है, हम बच्चे बढ़ाएंगे। रूढ़िवादी समाज है, गर्व को गिराना सही नहीं समझते, वो चीज़ें यूज करना अपना अपमान मानते हैं, तो बच्चे बढ़ाते रहते हैं, ये वाला कारण है। दूसरा, जीवन में सामान्य रुचि। इसके बाद फिल्में और मीडिया साहित्य, ये भी अश्लील पिक्चरें हुई या फिर ऐसे संसाधन हुए जिस कारण यौन इच्छाएं जागृत हो जाती हैं और वह लगातार यही काम करते रहते हैं। चौथा, यौन शिक्षा का अभाव रहता है जिससे जनसंख्या बढ़ जाती है, सेक्सुअल वो एजुकेशन का कमी होती है। ठीक, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या प्रभाव हैं? नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। नेगेटिव इम्पैक्ट वही जनरल से है, सीधे सीधे आप लोग लिख सकते हैं कि एक तो हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय गिर जाएगी, जीवन स्तर कम होगा, है ना। जनता का गुणात्मक विकास कम हो जाएगा, स्वास्थ्य सेवाओं पर अत्यधिक दबाव आ जाएगा, आर्थिक दबाव जनसंख्या सरकार पर भी रहेगा, और आर्थिक दबाव सरकार पर भी रहेगा और परिवार पर भी रहेगा। एक परिवार के अगर 10 बच्चे हैं तो ये सब होगा। ये सारी वही कमियां हैं, आप जनरल लिख सकते हैं, कुछ भारी नहीं है। लेकिन इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आए हैं। जब से हमारी सरकार बदली है तो इसने अधिकांश जनसंख्या को, जो हमारी जनसंख्या वृद्धि है, इसको संसाधन के रूप में देखना शुरू कर दिया है। अब हमारी ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना, उसको एक संसाधन के रूप में देखना शुरू कर दिया है जनसंख्या को। आप देखेंगे कि, एक सेकंड पानी पीना। हाँ देखिए, जब से पैटर्न बदला है सरकार का, तो उन्होंने अपनी जनसंख्या को जन संसाधन के रूप में देखना शुरू कर दिया। इसमें आप पाएंगे कि हमारी जो जनसंख्या है अब वह एक जन संसाधन है। हम एक सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश बन चुके हैं, जो हम विश्व के सबसे बड़े बाजार हैं, हमारे यहाँ डिमांड सबसे ज़्यादा है। दुनिया में कोई भी चीज़ बन रही है, अगर उसको व्यापार करना है तो इंडिया आना पड़ेगा। हमारे पास सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स है, हम जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में है ना। हमारे पास लगभग 52.5 करोड़ का श्रम बल उपस्थित है ना, 52.5 करोड़ का। दुनिया में सबसे ज्यादा श्रम बल, हम दुनिया के सबसे युवा देश है, हमारी औसत उम्र 36 वर्ष है, समझ गए। तो ये सब चीजें हमारे यहाँ, श्रम शक्ति में वृद्धि हो चुकी है, बाजार का विस्तार हो चुका है, नवाचार और प्रगति हो चुकी है, समाज सुरक्षा में वृद्धि हो चुकी है, सांस्कृतिक विविधता में वृद्धि, आर्थिक विकास में वृद्धि, ये सब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इतनी सारी जनसंख्या होने से हमारे यहाँ बहुत सारे इनोवेटिव माइंड आ गए हैं, लेबर फोर्स बढ़ चुकी है ना, इनोवेशन बहुत सारे बढ़ेंगे, बाजार का विस्तार हो चुका है, डिमांड बढ़ चुकी है, हम दुनिया के एक वो वाले फैक्टर हो चुके हैं, क्या, दुनिया को प्रभावित करने वाला एक फैक्टर बन चुके हैं हम दुनिया को प्रभावित करते हैं, दुनिया हमारी राय मानती है विश्व और भारत में हर जगह। अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकारी प्रयास कौन कौन से हैं? सरकार ने अलग अलग प्रयास किए, संस्थागत प्रयास किए हैं, पॉलिसी वाइज किए हैं, योजनाबद्ध किए हैं और सामाजिक प्रयास किए हैं। देखिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में आया था, है ना। नेशनल पॉपुलेशन कमीशन ये बना, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की है। और परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये आपको 7 मार्क्स के हिसाब से तैयार करना है, ये आपको होमवर्क है। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952, इसको आपने तैयार करना है, ये आपको होमवर्क है, सब चीज़ें यहाँ नहीं मिलेंगी। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम आप तैयार करेंगे, 1952 का है, ठीक है ना। इसके बाद नेशनल पॉपुलेशन कमीशन की स्थापना की, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के तहत, ठीक है ना। इसके बाद जो पॉलिसी आई है, तो पॉपुलेशन पॉलिसी 1976 आई थी। इसके बाद पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 आई थी। अब देखिए, इस नेशनल पॉपुलेशन 2000 में लक्ष्य निर्धारित किया था कि प्रजनन दर को 2.1 पर ले आएंगे,
है ना, प्रजनन दर को 2.1 तक ले आएंगे। तो NFHS 5 के अकॉर्डिंग हमने वो चीज़ अचीव कर ली है। नेशनल पॉलिसी 2000 को आपको 10 के हिसाब से तैयार करना है, 10 मार्क्स के हिसाब से। इसके क्या क्या टारगेट थे, क्या क्या वो थे। एक टारगेट तो ये था 2.1 करना, उसके बाद जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाना, टीकाकरण करना 100%, मातृत्व मृत्यु दर को कम करना, MMR कम करना, है ना, शादी की उम्र बढ़वाना, ये सब इसमें प्रावधान थे। ये आपको 10 नंबर के हिसाब से तैयार करनी है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई हमने, पहली नीति 1976 में बनाई थी, दूसरी नीति 2000 में बनाई। इसके बाद हमने हेल्थ पॉलिसीज भी बनाई है 1983, 2017, ये हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी बन चुकी है। ये पॉलिसी वाइज भी हमने प्रयास किए। सामाजिक प्रयास क्या किए, हमने सामुदायिक शिक्षा दी है, सामुदायिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है। इसके बाद सामाजिक मानक में परिवर्तन लाए हैं, मतलब हमने कम्युनिटी को एजुकेट किया है कि 2 बच्चे ही अच्छे, है ना, 2 बच्चे है ना, ये सारी चीजें हमने की है। सामुदायिक स्वास्थ्य कम्युनिटी हेल्थ पर हमने ध्यान दिया, मतलब अब जन्म से होने वाली मृत्यु या बच्चों की होने वाली मृत्यु में हमने बहुत ज्यादा कमी लाई है। बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, तीनों डेथ रेट में हमने कमी लाई। पहले क्या करते थे, स्वास्थ्य की कमी थी, है ना, लोगों को लगता नहीं था उनके ज्यादा बच्चे जी पाएंगे। आप देखेंगे आपके दादाजी वगैरह जो पुराने लोग थे, उनकी 7-7, 8-8, 10-10 भाई बहन होते थे, और बाद में वो 4-5 ही बचे, 3-4 ही बचे, तो मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, बच्चों की मौत बहुत होती थी। तो इस चक्कर में लोग ज्यादा बच्चे करते थे, क्या पता कौन सा बच जाए। अब लेकिन हेल्थ फैसिलिटी इतनी ज्यादा अच्छी हो चुकी है कि हमने शिशु मृत्यु दर बहुत कम कर दी है, बाल मृत्यु दर बहुत कम कर दी है, जिस कारण सामुदायिक स्वास्थ्य का विकास हो चुका है। ये हमने प्रयास किया, जिस कारण लोगों ने ज्यादा से कम बच्चे पैदा करने शुरू किए। सामाजिक मानक बदल चुके हैं, पहले ये था कि लड़का ही होना चाहिए, अब नहीं, अब बेटियां भी अच्छी हैं, बेटियां ही हो तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सी ऐसी मैंने फैमिलीज देखी है जिनके यहाँ बेटियां ही हैं, सिर्फ 2 बेटियां हैं, एक बेटी है, काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, बस। तो ये हमारे सामाजिक प्रयास होने चाहिए। और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें की हैं, जैसे नसबंदी कार्यक्रम है, निःशुल्क नसबंदी होती है ना, अंतरा नामक एक योजना है, इंजेक्शन होता है अंतरा नामक, वो लगवा दिया जाता है। और भी, और गर्भ निरोधकों का निःशुल्क वितरण होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, ये भी एक है। सरकारी नौकरियों में कर दिया गया है कि 2 बच्चों से ज़्यादा कोई बच्चे पैदा नहीं करेगा, तो वहाँ से प्रावधान बना दिए गए हैं। तो बहुत सारे प्रयास किए गए हैं जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा। और सरकार से ज़्यादा जरूरी है कि व्यक्तियों को निजी तौर पर भी जनसंख्या वृद्धि, अपने जो भी घर परिवार है, शादी विवाह हो तो 2 बच्चे ही रखना है, ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करना, क्योंकि उतने ही बच्चों को पैदा करो जितने आप अफोर्ड कर पाओ, उनको अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य दे पाओ, उनको भविष्य, उज्जवल भविष्य कर पाओ, उतना ही करना है, ठीक है ना। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, रुग्णता, प्रवास, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।